हेलो। नमस्ते। बचपन के पिटारे से कि आज की इस खास कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, खास इसलिए क्योंकि आज ही के दिन यानी होली के ही दिन बचपन के पिटारे से का पहला एपिसोड पब्लिश हुआ था। होली एक नई शुरुआतों का त्योहार है ना? सर्दियाँ जाती हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। लेकिन अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या हमें किसी और बुराई पर विजय पानी है या अपने अंदर के डर को, अपने अंदर की बुराइयों को ही खत्म करना है? जी हाँ, बचपन के पिटारे से के जरिए मैंने 4 साल पहले, नहीं नहीं, 5 साल पहले एक नई शुरुआत की थी होली के ही दिन। अपने अंदर के डर को मिटाकर कुछ नया सीखने, कुछ नया करने की कोशिश थी बचपन के पिटारे से। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि सुनने वाले के चेहरे पर एक मुस्कान ले आए। मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए और ये जानते हुए कि बचपन के पिटारे से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में एक हद तक कामयाब भी है। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसी कविताएं खोज कर लाऊं जिन्हें सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो आइए इसी बात पर शुरू करते हैं आज की कड़ी। और शुरू करने से पहले आप सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। होली या कोई भी त्योहार हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ मनाने का मज़ा ही अलग है ना? तो आज की कड़ी में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा तो गया था बहुत बहुत साल पहले, लेकिन आज भी उसमें व्यक्त भावनाएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की तब थी। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित होली की छुट्टी। वर्नाकुलर फाइनल पास करने के बाद मुझे एक प्राइमरी स्कूल में जगह मिली जो मेरे घर से 11 मील पर थी। हमारे हेडमास्टर साहब को छुट्टियों में भी लड़कों को पढ़ाने की सनक थी। रात को लड़के खाना खाकर स्कूल में आ जाते और हेडमास्टर साहब चारपाई पर लेटकर अपने खराटों से उन्हें पढ़ाया करते। जब लड़कों में धौल धप्पा शुरू हो जाता और शोरगुल मचने लगता, तब यकायक वह खरगोश की नींद से चौंक पड़ते और लड़कों को दो चार तमाचे लगाकर फिर अपने सपनों के मजे लेने लगते। 11-12 बजे तक यही ड्रामा होता रहता, यहाँ तक कि लड़के नींद से बेकरार होकर वहीं टाट पर सो जाते। अप्रैल में सालाना इम्तिहान होने वाला था, इसलिए जनवरी से ही हाय तौबा मची हुई थी। नाइट स्कूलों पर इतनी रियायत थी कि रात की क्लासों में उन्हें न तलब किया जाता था मगर छुट्टियां बिल्कुल न मिलती। सोमवती अमावस्या आई और निकल गई। बसंत आया और चला गया। शिवरात्रि आई और गुजर गई। और इतवारों का तो जिक्र ही क्या। एक दिन के लिए कौन इतना सफर तय करता? इसलिए कई महीनों से मुझे घर जाने का मौका न मिला था। मगर अब की मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि होली पर जरूर घर जाऊंगा, चाहे नौकरी से ही हाथ क्यों ना धोना पड़े। मैंने एक हफ्ते पहले से ही हेडमास्टर साहब को अल्टीमेटम दे दिया कि 20 मार्च की होली की छुट्टी शुरू होगी और बंदा 19 की शाम को रुखसत हो जाएगा। हेडमास्टर साहब ने मुझे समझाया कि अभी लड़के हो, तुम्हें क्या मालूम नौकरी की मुश्किलें, तुम्हें क्या मालूम कि नौकरी कितनी मुश्किलों से मिलती है और कितनी मुश्किलों से निभती है। नौकरी पाना उतना मुश्किल नहीं जितना उनको निभाना। अप्रैल में इम्तिहान होने वाला है। 3-4 दिन स्कूल बंद रहा तो बताओ कितने लड़के पास होंगे? साल भर की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा कि नहीं? मेरा कहा मानो, इस छुट्टी में ना जाओ। इम्तिहान के बाद जो छुट्टी पड़े उसमें चले जाना। ईस्टर की 4 दिन की छुट्टी होगी, मैं एक दिन के लिए भी ना रोकूंगा। मैं अपने मोर्चे पर कायम रहा।
समझाने बुझाने, डराने धमकाने और जवाब तलब किए जाने के हथियारों का मुझ पर कोई असर न हुआ। 19 को ज्यों ही स्कूल बंद हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब को सलाम भी न किया और चुपके से अपने डेरे पर चला आया। उन्हें सलाम करने जाता तो वह ना तो एक न एक काम निकाल कर मुझे रोक ही लेते। रजिस्टर में फीस की मीज़ान लगाते जाओ, औसत हाजिरी निकालते जाओ, लड़कों की कॉपियां जमा करके उन पर संशोधन और तारीख सब पूरी करो। गोया यह मेरा आखिरी सफर है और मुझे जिंदगी के सारे काम अभी खत्म कर देने चाहिए। मकान पर आकर मैंने चटपट अपनी किताबों की पोटली उठाई, अपना हल्का लिहाफ कंधे पर रखा और स्टेशन के लिए चल पड़ा। गाड़ी 5:05 पर जाती थी। स्कूल की घड़ी हाजिरी के वक्त तो हमेशा आधा घंटा तेज और छुट्टी के वक्त आधा घंटा सुस्त रहती थी। 4 बजे स्कूल बंद हुआ था। मेरे ख्याल में स्टेशन पहुंचने के लिए काफी वक्त था। फिर भी मुसाफिरों को गाड़ी की तरफ से आमतौर पर जो अंदेशा लगा रहता है और जो घड़ी के हाथ में होने पर भी और गाड़ी का वक्त ठीक मालूम होने पर भी दूर से किसी गाड़ी की गड़गड़ाहट या सीटी सुनकर कदमों को तेज और दिल को परेशान कर दिया करता है, वह मुझे भी लगा हुआ था। किताबों की पोटली भारी थी, उस पर कंधे का लिहाफ, बार बार हाथ बदलता और लपका चला जाता था। यहाँ तक कि स्टेशन कोई 2 फरलांग से नजर आया। सिग्नल डाउन था। मेरी हिम्मत भी उस सिग्नल की तरह डाउन हो गई। उम्र के तकाजे से 100 कदम दौड़ा जरूर, मगर यह निराशा की हिम्मत थी। मेरे देखते देखते गाड़ी आई, 1 मिनट ठहरी और रवाना हो गई। स्कूल की घड़ी यकीनन आज और दिनों से भी ज्यादा सुस्त थी। दूसरी गाड़ी 11 बजे रात को आएगी। मेरे घर वाले स्टेशन पर कोई 12 बजे पहुंचेगी और वहां से मकान पर जाते जाते 1 बज जाएगा। इस सन्नाटे में रास्ता चलना भी एक मोर्चा था जिसे जीतने की मुझ में हिम्मत न थी। जी में तो आया कि चलकर हेडमास्टर को औड़े हाथों लूं, मगर जब्त कर लिया और चलने के लिए तैयार हो गया। कुल 12 मील ही तो है और अगर 2 मील प्रति घंटा भी चलूं तो 6 घंटों में घर पहुंच सकता हूं। अभी 5 बजे हैं, जरा कदम बढ़ाता जाऊं तो 10 बजे यकीनन पहुंच जाऊंगा। अम्मा और मुन्नू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पहुंचते ही गरम गरम खाना मिलेगा। कुल्हाड़े में गुड़ पक रहा होगा, वहां से गरम गरम रस पीने को आ जाएगा। और जब लोग सुनेंगे कि मैं इतनी दूर पैदल आया हूं तो उन्हें कितना अचरज होगा। मैंने फौरन गंगा की तरफ पैर बढ़ाया। यह कस्बा नदी के किनारे था और मेरे गांव की सड़क नदी के उस पार से थी। मुझे इस रास्ते से जाने का कभी संयोग न हुआ था, मगर इतना सुना था कि कच्ची सड़क सीधी चली जाती है। परेशानी की कोई बात न थी। 10 मिनट में नाव पार पहुंचाएगी और बस फर्राटे से भरता चला जाऊंगा। 12 मील कहने को तो होते हैं, है तो कुल 6 कोस ही ना। मगर घाट पर पहुंचा तो नाव में आधे मुसाफिर भी ना बैठे थे। मैं कूद कर जा बैठा। खेवे के पास पैसे भी निकाल कर दे दिए, लेकिन नाव है कि वहीं अचल ठहरी हुई थी। मुसाफिरों की संख्या काफी नहीं है, कैसे खुले? लोग तहसील और कचहरी से आते जाते हैं और बैठ जाते हैं, और मैं हूं कि अंदर ही अंदर भुना जाता हूं। सूरज नीचे दौड़ा चला जा रहा है, गोया मुझसे बाजी लगाए हुए है। अभी सफेद था, फिर पीला होना शुरू हुआ और देखते ही देखते लाल हो गया। नदी के उस पार क्षितिज तव पर लटका हुआ, जैसे कोई डोल कुएं पर लटक रहा है। हवा में कुछ खुनकी भी आ गई, भूख भी मालूम होने लगी। आज मैंने घर जाने की खुशी और हड़बड़ी में रोटियां न पकाई थी। सोचा था कि शाम को तो घर पहुंच ही जाऊंगा। लाओ 1 पैसे के चने लेकर खा लूं। उन दानों ने इतनी देर तक तो साथ दिया,
पर अब पेट की पेचीदगियों में जाकर न जाने कहाँ गुम हो गए। मगर क्या गम है, रास्ते में क्या दुकानें ना होंगी, 2-4 पैसे की मिठाई ही खा लूंगा। जब नाव उस किनारे पहुंची तो सूरज की सिर्फ आखिरी सांस बाकी थी। हालांकि नदी का पाट बिल्कुल पेंदे में चिमट कर रह गया था। मैंने पोटली उठाई और तेजी से चला। दोनों तरफ चने के खेत थे, जिनके उदे फूलों पर ओस का सा हल्का सा पर्दा पड़ चला था। बख्तियार एक खेत में घुसकर बूट उखाड़ लिए और टूंगता हुआ भागा। सामने 12 मील की मंजिल है। कच्चा सुनसान रास्ता। शाम हो गई है। मुझे पहली बार गलती मालूम हुई, लेकिन बचपन के जोश ने कहा, क्या बात है, 1-2 मील तो दौड़ ही सकते हैं। 12 को मन में 1760 से गुणा किया। 20,000 गज ही तो होते हैं। 12 मील के मुकाबले में 20,000 गज कुछ हल्के और आसान मालूम हुए। और जब 2-3 मील रह जाएगा तब तो एक तरह से अपने गांव में ही होऊंगा। उसका क्या शुमार। हिम्मत बंध गई। इक्के दुक्के मुसाफिर भी पीछे चले आ रहे थे और इत्मीनान हुआ। अंधेरा हो गया। मैं लपका जा रहा हूं। सड़क के किनारे दूर से एक झोपड़ी नजर आती है। एक कुप्पी जल रही है। जरूर किसी बुनिया की दुकान होगी। और कुछ न होगा तो गुड़ और चने तो मिल ही जाएंगे। कदम और तेज करता हूं। झोपड़ी आती है। उसके सामने एक क्षण के लिए खड़ा हो जाता हूं। 4-5 आदमी उकड़ू बैठे हैं। बीच में एक बोतल है। हर एक के सामने एक एक कुल्हाड़। दीवार से मिली हुई ऊंची गद्दी है, उस पर साहजी बैठे हुए हैं। उनके सामने कई बोतलें रखी हुई हैं। जरा और पीछे हटकर एक आदमी कढ़ाई में सूखे मटर भून रहा है। उसकी सौंधी खुशबू मेरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ती जाती है। बेचैन होकर जेब में मैं हाथ डालता हूँ और 1 पैसा निकालकर उसकी तरफ चलता हूँ, लेकिन पाँव आप ही रुक जाते हैं। यह कलवरिया है। खोचे वाला पूछता है, क्या लोगे? मैं कहता हूँ, कुछ नहीं, और आगे बढ़ जाता हूँ। दुकान भी मिली तो शराब की। खोया दुनिया में इंसान के लिए शराब रही सबसे जरूरी चीज है। यह सब आदमी धोबी और चमार होंगे, दूसरा कौन शराब पीता है देहात में? मगर वह मटर की आकर्षक सौंधापन मेरा पीछा कर रहा है और मैं भागा जा रहा हूं। किताबों की पोटली जी का जंजाल हो गया है। ऐसी इच्छा होती है कि इसे यहीं सड़क पर पटक दूं। इसका वजन मुश्किल से 5 सेर होगा, मगर इस वक्त मुझे मन भर से भी ज्यादा मालूम हो रही है। शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। पूरनमासी का चांद पेड़ों के ऊपर जा बैठा है और पत्तियों के बीच से जमीन की तरफ झांक रहा है। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूं, मगर दर्द बिल्कुल नहीं है। भूख ने सारी चेतना को दबा रखा है और खुद उस पर हावी हो गई है। आहा, ये गुड़ की खुशबू कहाँ से आई? कहीं ताजा गुड़ पक रहा है। कोई गांव करीब ही होगा। हाँ, वहां आमों के झुरमुट में रोशनी नजर आ रही है, लेकिन वहां पैसे 2 पैसे का गुड़ बेचेगा और मुझसे मांगा न जाएगा। मालूम नहीं लोग क्या समझें। आगे बढ़ता हूँ, मगर जबान से लार टपक रही है कि गुड़ से मुझे बड़ा प्रेम है। जब कभी किसी चीज की दुकान खोलने की सोचता था तो हलवाई की दुकान ही होती थी। बिक्री हो या ना हो, मिठाइयाँ तो खाने को ही मिलेंगी। हलवाइयों को देखो, मारे मोटापे के हिल नहीं सकते, लेकिन वे बेवकूफ होते हैं। आराम तलबी के मारे तोन निकाल लेते हैं। मैं कसरत करता रहूंगा।
मगर गुड़ की वह धीरज की परीक्षा लेने वाली, भूख को तेज करने वाली खुशबू बराबर आ रही है। मुझे वह घटना याद आती है जब अम्मा 3 महीने के लिए अपने मैके या मेरे ननिहाल गई थी और मैंने 3 महीने के 1 मन गुड़ का सफाया कर दिया था। यही गुड़ के दिन थे। नाना बीमार थे। अम्मा को बुला भेजा था। मेरा इम्तिहान पास था, इसलिए मैं उनके साथ न जा सका। मुन्नू को लेती गई। जाते वक्त उन्होंने 1 मन गुड़ लेकर उस मटके में रखा और इसके मुंह पर सकोरा रखकर मिट्टी से बंद कर दिया। मुझे सख्त ताकीद कर दी कि मटका न खोलना। मेरे लिए थोड़ा सा गुड़ एक हांडी में रख दिया था। वह हांडी मैंने एक ही हफ्ते में सफाचट कर दी। सुबह को दूध के साथ गुड़, रात को फिर दूध के साथ गुड़। यहाँ तक तो जायज खर्चा था, पर जिस पर अम्मा को भी ऐतराज न हो सकता। मगर स्कूल से बार बार पानी पीने के बहाने घर आता और 1-2 पिंडियां निकाल कर खा लेता। उसकी बजट में कहाँ गुंजाइश थी। और मुझे गुड़ का कुछ ऐसा चस्का पड़ गया कि हर वक्त वही नशा सवार रहता। मेरा घर में आना गुड़ के सिर शामत आना था। 1 हफ्ते में हांडी ने जवाब दे दिया। मगर मटका खोलने की सख्त मनाही थी और अम्मा के घर आने में अभी पौने 3 महीने बाकी थे। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सब्र किया, लेकिन दूसरे ही दिन के आने के साथ सब्र जाता रहा और मटके को बंद कर दिया और संकल्प कर लिया कि इस हांडी को 3 महीने चलाऊंगा। चले या ना चले, मैं चलाए ही जाऊंगा। मटके को वह 7 मंजिल समझूंगा जिसे रुस्तम भी ना खोल सका था। मैंने मटके की पिंडियों को कुछ इस तरह कैंची लगाकर रखा कि जैसे दुकानदार दिया सलाई की डिबिया भर देते हैं। एक हांडी गुड़ खाली हो जाने पर भी मटका मुंह मुंह भरा था। अम्मा को पता ही चलेगा। सवाल जवाब की नौबत कैसे आएगी। मगर दिल और जान में वह खींचतान शुरू हो गई कि क्या कहूं, और हर बार जीत जबान ही के साथ होती। यह 2 अंगुल की जीप दिल जैसे शहजोर पहलवानों को नचा रही थी, जैसे मदारी बंदर को नचाए, उसको जो आकाश में उड़ता है और 7वें आसमान के मंसूबे बांधता है और अपने जोम में फरून को भी कुछ नहीं समझता। बार बार इरादा करता, दिन भर में 5 पिंडियां से ज्यादा न खाऊंगा, लेकिन यह इरादा शराबियों की तौबा की तरह 2 घंटे से ज्यादा न टिकता। अपने को कोसता, धिक्कारता, गुड़ तो खा ही रहे हो, मगर बरसात में सारा शरीर सड़ जाएगा, गंधक का मलहम लगाए घूमोगे, कोई तुम्हारे पास बैठना भी पसंद न करेगा। कसमें खाता, विद्या की, माँ की, स्वर्गीय पिता की, गौ की, ईश्वर की, मगर उनका भी वही हाल होता। दूसरा हफ्ता खत्म होते होते हांडी भी खत्म हो गई। उस दिन मैंने बड़े भक्ति भाव से ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, यह मेरा चंचल लोभी मन मुझे परेशान कर रहा है। मुझे शक्ति दो कि उसको वश में रख सकूं। मुझे अष्टधात की लगाम दो जो उसके मुंह में डाल दूं। यह भागा मुझे माँ से पिटवाएगा और घुड़कियां खिलवाने पर तुला हुआ है। मुझे मेरी रक्षा करो, तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो, भगवान मुझे बचाओ। भक्ति की विहलवता के मारे मेरी आंखों से 2-4 बूंदें आंसुओं की भी गिरी, लेकिन ईश्वर ने भी इसकी सुनवाई न की और गुड़ की बुभुक्षा मुझ पर छाई रही। यहाँ तक कि दूसरी हांडी का मरसिया पढ़ने की भी नौबत आ पहुंची। संयोग से उन्हीं दिनों 3 दिन की छुट्टी हुई और माँ से मिलने ननिहाल गया। अम्मा ने पूछा, गुड़ का मटका देखा है? चींटे तो नहीं लगे? सीलन तो ना पहुंची? मैंने मटकों को देखने की कसम खाकर अपनी ईमानदारी का सबूत दिया। अम्मा ने मुझे गर्व के नेत्रों से देखा और मेरे आज्ञा पालन के पुरस्कार स्वरूप मुझे एक हांडी निकाल लेने की इजाजत भी दे दी। हाँ,
ताकीद भी कर दी कि मटके का मुंह अच्छी तरह से बंद कर देना। अब तो वहां मुझे एक एक दिन एक एक युग मालूम होने लगा। चौथे दिन घर आते ही मैंने पहला काम जो किया वह मटका खोलकर हांडी भर गुड़ निकाला था। एक बार की 5 पिंडियां उड़ा गया। फिर वही गुड़बाजी शुरू हुई। अब क्या गम है, अम्मा की इजाजत मिल गई थी। सैया भले कोतवाल, और 8 दिन में हांडी गायब। आखिर मैंने अपने दिल की कमजोरी से मजबूर होकर मटके की कोठरी के दरवाजे पर ताला डाल दिया और कुंजी दीवार की एक मोटी संधि में डाल दी। अब देखें तुम गुड़ कैसे खाते हो। इस संधि में से कुंजी निकालने का मतलब यह था कि 3 हाथ दीवार खोद डाली जाए, और यह हिम्मत मुझ में तो नहीं थी। मगर 3 दिन में ही मेरे धीरज का प्याला छलक उठा, और इन 3 दिनों में भी दिल की जो हालत थी वह बयां से बाहर है। शीरी यानी मीठे गुड़ की कोठरी की तरफ से बार बार गुजरता और अधीर नेत्रों से देखता और हाथ मल कर रह जाता। कई बार ताले को खटखटाया, खींचा, झटके दिए, मगर जालिम जरा भी न हुम्सा। कई बार उस संधि की जांच पड़ताल की, जिसमें उसमें झांक कर भी देखा। एक लकड़ी से उसकी गहराई का अंदाजा लगाने की कोशिश की, मगर उसकी तह न मिली। तबीयत खोई हुई सी रहती। न खाने पीने में कुछ मजा था, न खेलने कूदने में। वासना बार बार युक्तियों के जोर से दिल को कायल करने की कोशिश करती। आखिर गुड़ और किस मर्ज की दवा है? उसे फेंक तो देता नहीं, खाता ही हूं। तो क्या आज खाया और क्या 1 महीने बाद खाया, इसमें क्या ही फर्क है। अम्मा ने मना ही तो की है बेशक, लेकिन उन्हें मुझसे एक उचित काम से अलग रखने का क्या हक है। अगर वह आज कहें खेलने मत जाओ, या पेड़ पर मत चढ़ो, या तालाब में तैरने मत जाओ, या चिड़ियों के लिए कंपा मत लगाओ, तितलियां मत पकड़ो, तो क्या मैं माने लेता हूं। आखिर चौथे दिन वासना की जीत हुई। मैंने तड़के उठकर एक कुदाल लेकर दीवार खोदना शुरू किया। संधि थी ही, खोदने में ज्यादा देर न लगी। आध घंटे के घन घोर परिश्रम के बाद दीवार से कोई गज भर लंबा और 3 इंच मोटा चप्पड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा, और संधि की तह में वह सफलता की कुंजी पड़ी हुई थी, जैसे समुद्र की तह में मोती की सीप पड़ी हो। मैंने झटपट उसे निकाला और फौरन दरवाजा खोला। मटके से गुड़ निकाल कर हांडी में भरा और दरवाजा बंद कर दिया। मटके में इस लूटपाट से स्पष्ट कमी पैदा हो गई थी। 1000 तरकीबें आजमाने पर भी इसका गड्ढा न भरा। मगर अब की बार मैंने चटोरेपन का अम्मा की वापसी तक खात्मा कर देने के लिए कुंजी को कुएं में डाल दिया। किस्सा लंबा है। मैंने कैसे ताला तोड़ा, कैसे गुड़ निकाला, और मटका खाली हो जाने पर कैसे फोड़ा और उसके टुकड़े रात को कुएं में फेंके, और अम्मा आई तो मैंने कैसे रो रो कर उनसे मटके के चोरी हो जाने की कहानी कही। यह बयान करने लगा तो यह घटना जो मैं आज लिखने बैठा हूं अधूरी रह जाएगी। चुनाचे इस वक्त गुड़ की उस मीठी खुशबू ने मुझे बेसुध बना दिया, मगर मैं सब्र करके आगे बढ़ा। ज्यों ज्यों रात गुजरती थी, शरीर थकान से चूर होता जाता था, और यहाँ तक कि पांव कांपने लगे। कच्ची सड़क पर गाड़ियों के पहियों की लीक पड़ गई थी। जब कभी लीक में पांव चला जाता तो मालूम होता किसी गहरे गड्ढे में गिर पड़ा हूं। बार बार जी में आता यही सड़कों के किनारे लेट जाऊं। किताबों की पोटली, छोटी सी पोटली, मन भर की लगती थी। अपने को कोसता था कि किताबें लेकर ही क्यों चला। दूसरी जबान का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, मगर छुट्टियों में एक दिन भी तो किताब खोलने की नौबत ना आएगी,
या खाम खा का बोझ उठाए चला जाता हूँ। ऐसा जी झुंझलता कि इस मूर्खता के बोझ को वहीं पटक दूं। आखिर टांगों ने चलने से इनकार कर दिया। एक बार तो मैं गिर पड़ा और संभल कर उठा तो पांव थरथरा रहे थे। अब बगैर कुछ खाए पैर उठाना दूभर था। मगर यहाँ क्या खाऊं? बार बार रोने को जी चाहता था। संयोग से एक ईख का खेत नजर आया। अब मैं अपने को रोक न सका। चाहता था कि खेत में घुसकर 4-5 ईख तोड़ लूं और मजे से रस को चूसता चलूं। रास्ता भी कट जाएगा और पेट में कुछ पड़ भी जाएगा। मगर मेड़ पर पांव रखा ही था कि कांटों में उलझ गया। किसान ने शायद मेड़ पर कांटे बिखेर दिए थे। शायद बेर की झाड़ी थी। धोती कुर्ता सब कांटों में फंसा हुआ। पीछे हटा तो कांटों की झाड़ी साथ साथ चली। कपड़े छुड़ाने लगा तो हाथ में कांटे चुभने लगे। जोर से खींचा तो धोती फट गई। भूख तो गायब हो गई। फिक्र हुई कि इन नई मुसीबतों से क्यों कर छुटकारा हो। कांटों को एक जगह से अलग करता तो दूसरी जगह चिमट जाते। झुकता तो शरीर में चुभते। किसी को पुकारूं तो चोरी खुल जाती है। अजीब मुसीबत में पड़ा हुआ था। उस वक्त मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आया। कोई रेगिस्तान की खाक छानने वाला आशिक भी इस तरह कांटों में फंसा होगा। बड़ी मुश्किल से आध घंटे में गला छूटा मगर धोती और कुर्ते के माथी गई। हाथ और पांव छलनी हो गए वह घाटे में। अब एक कदम आगे रखना भी मुहाल था। मालूम नहीं कितना रास्ता तय हुआ, कितना बाकी है। न कोई आदमी न आदमजात। किससे पूछूं? अपनी हालत पर रोता हुआ जा रहा था। आगे क्या हुआ? क्या ये मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचा? कब पहुंचा? कैसे पहुंचा? क्या होली अपने परिवार के संग मना पाया? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम सुनेंगे इसी कहानी की अगली कड़ी में। तब तक सुनते रहिए बचपन के पिटारे से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खूब खुश रहें और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही इसकी दूसरी कड़ी भी लेकर आ रही हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।